बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको बड़ी खबर देंगे उखाड़ पछाड़ से मुतल्लिक, और उसमें जनरल आसिफ गफूर की बारी भी आ गई है। और जनरल आसिफ गफूर एक तवील अरसे से आप जानते हैं कोर कमांडर क्वेटा के तौर के ऊपर तैनात थे, जिसको आप सदर्न कमांड भी कहते हैं या 12 कोर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट कोर है और मौजूदा सूरत हाल के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर उनका तबादला भी बहुत अहम है। उनको वहां से हटा के कहां पे ले जाया जा रहा है ये भी बताता हूं आपको, और उनकी जगह के ऊपर कौन आया ये भी इंपॉर्टेंट है। चूंकि आज जीएचक्यू के अंदर फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, और जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग होती है ये आम तौर पे एक बड़ी मीटिंग होती है, क्योंकि जो कोर्स हैं उनके कोर कमांडर्स की मीटिंग हर महीने एक होती है, लेकिन ये हर महीने फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग नहीं होती। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के हवाले से आज जो वहां से बयान जारी किया गया है फौज की जानिब से, आईएसपीआर से, उसमें तो ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान को जो गैर मुस्तहकम करने वाले हैं रियासत उनके साथ बड़ी ताकत के साथ निपटेगी। और उसके अलावा ओवरऑल जो सिचुएशन है, कहा गया कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता चंद महीनों में पाकिस्तान में इस्तराब और गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी, जबकि उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। फोरम ने इस बात का इयादा किया कि ज़ाती मकासद के हुसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को साबित कदमी और जारी शुदा मस्बत इक़दामात के तसलसल के जरिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। ये उसके अल्फाज हैं। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। उसके अलावा बाकी भी जो मईशत के हवाले से और बाकी चीजें की गई हैं, लेकिन उसके फौरन बाद जो है इस वक्त वहां पे तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और अहम चीजें हैं। अच्छा, एक बात है, हमने थोड़े अरसे में देखा है कि जहां पे आजकल फौज में तकर्रुर तबादले होते हैं तो उस हवाले से कोई प्रेस रिलीज या जो मीडिया के हवाले से खबर है वो नहीं आती, बल्कि बड़ी खामोशी के साथ ये चीजें होती हैं। खबर बड़ी ये है कि जनरल आसिफ गफूर को 12 कोर की कमांड से हटा के उनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एनडीयू के अंदर तैनात किया जा रहा है। और दूसरे लफ्जों में ये होता इस तरह से है कि एनडीयू का चूंकि कोई ऑपरेशनल काम नहीं है, तो अगर आपने किसी को नॉन ऑपरेशनल करना हो तो उनको वहां पे भेज दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि या कोई रिटायरमेंट के करीब हो तो उसको भी वहां पे भेज दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि कोर को कमांड करना जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, और बिलखुसूस अहम जनरल जिन्होंने आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होना होता है और इस किस्म की चीजें हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो राहत नसीम है उनको इस वक्त बताया गया है कि उनको क्वेटा की जो कमांड है वो दी जा रही है, और जो जनरल आसिफ गफूर की जगह के ऊपर। तो अब देखना यह है कि जनरल जो राहत नसीम है वो कब इस हवाले से। अच्छा, इस वक्त जो एक और भी अहम बात है कि जो उनको हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के ऊपर प्रमोट किया गया था, और वो भी एनडीयू के प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर जो है वो काम करते रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि किसी को हटा के वहां से जो है वो वहां पे भेजा जा रहा है, तो ये एक अहम चीज है। अब देखना ये है कि मौजूदा सूरत हाल में चूंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी इस वक्त मामलात हैं, चूंकि इलेक्शंस का भी है और बाकी चीजें भी हैं, उस के बीच में ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि फौज के अंदर मामूल के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफर्स होती हैं तो इनका उन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मामूल की एक पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स हैं, लेकिन चूंकि जनरल आसिफ गफूर के हवाले से खबर थी तो और उनको वहां से हटाया जाना ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, तो ये आपसे शेयर किया। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज सुप्रीम कोर्ट में सारा दिन जो जजेस हैं वो बैठे रहे। इसलिए नहीं था कि कोई बड़ा ही अवामी मफाद का मामला जो है या बाकी चीजें आप जानते हैं वो चीजें पाकिस्तान के अंदर जरा होती तो हैं, लेकिन हमें उस तरह से दिखाई नहीं देती। और उन्होंने कहा जजेस ने, जी हम आज ही फैसला सुनाएंगे, तो फैसला सुना दिया गया है। वहां पे बहरिया टाउन का जो केस है वो तो हुआ, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो जनरल जो काजी फाइज ईसा साहब का चीफ जस्टिस का खड़ाक है उसका इमरान खान को आज कितना बड़ा फायदा हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जो जमा कराई गई रकम है वो हुकूमत सिंध को देने का हुक्म दे दिया है, और बहरिया टाउन की दरखास्तें, मलिक रियाज की दरखास्तें जो है उनको खारिज कर दिया गया है। और बैरून मुल्क से
जो रकम आई थी बरतानिया से, जिसकी बुनियाद के ऊपर अल-कादिर ट्रस्ट केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया है, जो 65 अरब रुपया है, उसमें से 35 अरब रुपया विफाकी हुकूमत को मिलेंगे, जबकि जो 30 अरब रुपया है वो सिंध हुकूमत को मिलेगा। अब इसका एक मतलब क्या है? एक मतलब यह है कि आप जो कह रहे थे कि जनाब वो रकम इमरान खान खा गया, इमरान खान खा गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में कैसे है? अगर वो रकम इनको दी जा रही है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान पूछेगा कि मैंने वो जो रकम बनाई है, मैंने रकम बना के कहां पे ले जाई है जो आप कोई विफाकी हुकूमत को दे रहे हैं, कोई सिंध हुकूमत को दे रहे हैं। तो आज बुनियादी तौर पे टेक्निकली अल-कादिर ट्रस्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दफन हो गया है। अगर आप चलाना चाहते हैं, इमरान खान को रगड़ा लगाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। अब 28 तारीख को अगर आप इमरान खान को लेके आएंगे वहां पे इस्लामाबाद के अंदर, जो कि अदालत का हुक्म है, तो उस हुक्म के मुताबिक ये आज नुसरत जावेद साहब का तज्जिया या तबसरा था, तो बड़ा दिलचस्प था, मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा कि इमरान खान का 28 तारीख को अगर वो अदालत आते हैं तो उनकी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। वो आएंगे, उनकी झलक अगर लोगों को नजर आ गई, उनका कोई कमेंट जहां पे वो सहाफियों से गुफ्तगू करेंगे और वो पैगाम बाहर आएगा, कोई रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, इंटरनेशनल मीडिया भी होता है, बड़ा कुछ होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान अपने वोटर्स के साथ जो डिस्कनेक्ट हुए, डिस्कनेक्ट से मुराद है जाहिर है वो खिताब नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो वो 5 अगस्त के बाद वाली जो सूरत हाल है, इमरान खान उससे निकल के अगले फेज में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि होता इस हवाले से क्या है और उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है। अच्छा, एक बात, आज आसिफ जरदारी का एक खुसूसी इंटरव्यू किया गया है या कराया गया है जियो न्यूज के ऊपर, और उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर एक तो उन्होंने बताया जी तहरीके इंसाफ ने आसिफ जरदारी को और पीपल्स पार्टी को 6 वजारतें देने की उस वक्त पेशकश की थी, और उनके मुताबिक मैंने वो पेशकश जो है वो इनकार कर दी थी, और मैंने पूछा था कि मैं ये वजारतें जो है वो क्यों लूं, और उनके मुताबिक वो माइनस जो जरदारी है पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहते थे, और इस तरह से वो एक जनरल के जरिए जो है इलेक्शन आरओ इलेक्शन करवाना चाहते थे, और वो 2028 तक हुकूमत बना लेते। और उनके मुताबिक उनका इमरान खान को हटाने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इमरान खान मईशत के दुश्मन थे। यानी इमरान खान मईशत के दुश्मन थे तो आपकी तकरीबन 6% ग्रोथ हुई। इमरान खान मईशत के दुश्मन थे तो शुक्र है कि इमरान खान के दौर के अंदर कोई पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी जो आपकी कमाई का जरिया होती हैं। लेकिन आपको चाहिए आसिफ जरदारी, उनके दौर में कितनी कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उनसे सवाल होना चाहिए। फिर एक और बात, पीपल्स पार्टी इधर कहती है जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। जरदारी ने कहा मोहसिन नकवी मेरा बेटा है और मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, जिससे समझने की जरूरत यह है कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में, यानी उनसे हामिद मीर ने सवाल किया कि नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हकीकत में नून लीग की हुकूमत है, तो जरदारी ने अपने ही नदीम अफजल चंद को रगड़ा लगा दिया और कहा नदीम अफजल चंद को तो कुछ पता ही नहीं है। फिर इवन बिलावल के मुतालिक कहा कि बिलावल टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन ना बिलावल के पास तजर्बा नहीं है और तजर्बा मेरे पास है, तो तजर्बा तो जनाब तजर्बा होता है। बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें होंगी। अगर बिलावल के पास तजर्बा नहीं है तो फिर आपको बिलावल को तजर्बा देना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो उसको इलेक्शन में लेके आएं या बाकी सूरत हाल करें। तो एक और बात उन्होंने बिलावल या बाकी चीज़ों के मुतालिक कही कि जी कौमी असम्बली के अंदर कोई भी 172 सीटें हासिल नहीं करेगा तो अगली हुकूमत जो है मखलूत हुकूमत बनेगी, जिसका मतलब यह है कि भाई इलेक्शन के बाद भी जो PDM वाली सूरत हाल है वही होगी और हम सब मिल के आपके ऊपर हुकूमत करेंगे। बुनियादी तौर पर आसिफ जरदारी ने दाना डाला है, क्योंकि आसिफ जरदारी और उनकी पार्टी को इस वक्त लग रहा है उनके पास स्पेस नहीं है, तो वो स्पेस जरा क्रिएट करने की कोशिश करें। अब देखते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।